वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वालविशे। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। आज मैं आपके साथ लूसिडिटी का 2 पार्ट एक साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। फैन फिक्शन का नाम है लूसिडिटी, ऑथर का नाम है हालू ब्लूज 18th, सोर्स है वॉटपैड। इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है और उनकी परमिशन से ही मैं ये फैन फिक्शन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लैनोंगजी पोव स्टार्ट होता है। हमारे घर के पूरा जगह के आसपास डिफेंस वार्ड्स के लगा देने के बाद आइंग और मैं सेफ फील कर रहे थे। हमने अपना लास्ट मंथ कंफर्टेबल होने में और सेटल होने में स्पेंड किया। हम हमारे नए घर को बहुत ज़्यादा ही पसंद कर रहे थे, यहाँ तक कि हमारे पास एक गार्डन है और वहाँ मेडिकल हब्स के लिए भी स्पेस है। हर शाम को मैं और आइंग हमारे बैकयार्ड के बाहर वार्म स्प्रिंग के पास रिलैक्स होने के लिए अपना कुछ वक्त गुजारते हैं। हमारा घर और भी ज़्यादा सेफली प्रोटेक्टेड है, इस वजह से हम और ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। हमें पता है कि हमें अभी भी जिनगोंगिया को ढूंढना है, लेकिन हमें अब भी दूसरे सेक्ट के साथ कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग में चिंगी में मिलना बाकी है। ये पहली बार होगा जब आइंग और मैं पब्लिकली सामने आएंगे और ये दिखाएंगे कि हम मैरिड हैं और अलाइव हैं। इस समय आइंग और मैं वार्म स्प्रिंग में बैठे हुए हैं। वो स्प्रिंग के किनारे एक रॉक पर बैठा हुआ है और वो एक बुक को रीड कर रहा है। मैंने मुड़कर देखा कि वो क्या पढ़ रहा है। मैंने कहा, डिफेंस, प्रोटेक्शन और स्पेशलिटी चार्म्स। आइंग ने कहा, बॉश एंड सेरन ने मुझे ये दिया था। मैंने ये तब देखा था जब हम लास्ट टाइम उनके यहाँ विज़िट करने गए थे और मैंने इस बुक को उनसे मांगा और उन्होंने मुझे ये दे दिया। मुझे पहले से ही एक चार्म मिल गया है और मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैंने पूछा, कैसा चार्म? आइंग ने मुझे चार्म दिखाते हुए कहा, एक्चुअली मुझे इस बारे में तुमसे बात करने की ज़रूरत थी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई बेटर आइडिया हो सकता है कि मैं इसे कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। इसके साथ लिखा है कि मैं इसका यूज़ सर्टेन क्रेचर को बुलाने और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कर सकता हूँ। मैंने शाय किया और कहा, इस चार्म को स्किन पर एस्ट करने की ज़रूरत है। तुम्हें बॉश एंड सेरन से बात करनी चाहिए, उनके पास बेटर सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन ये चार्म ही क्यों? आइंग ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, ये बेसिकली हमारा डायर आउल है, जैसा कि वन सेक्ट के पास होता था। मैं एक डिफरेंट एनिमल को चुनूँगा, लेकिन इसके साथ हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। मैंने पूछा, और तुम किस तरह के एनिमल के बारे में अच्छा सोचते हो? आइंग ने कहा, कुछ ऐसा जो उड़ सकता है, लेकिन शायद कुछ छोटा, ताकि कोई भी उसे नोटिस ना कर पाए। मैं एक बार एक जोड़ी को अलग बना सकता हूँ। मैंने सोचा उनमें से एक बीज हो सकती है और दूसरा कोई स्मॉल बर्ड हो सकता है। मैंने चकल किया और पूछा, एक बीज ही क्यों? आइंग ने कहा, क्या तुम ये देख सकते हो कि बीज कितने ज़्यादा क्यूट होते हैं? वो बहुत ही ज़्यादा हार्मलेस होते हैं और कोई भी ये उम्मीद नहीं करेगा कि एक बीज उन पर जासूसी करेगी। जहाँ तक बात है स्मॉल बर्ड की, तो उसके लिए क्रो परफेक्ट हो सकता है। मैंने कहा, बॉश एंड सेरन के पास ये आइडिया हो सकता है कि इस चार्म को सेफली तुम्हारे स्किन पर कैसे अप्लाई किया जाए। इतने में ही बॉश एंड सेरन वापस आ गई और उन्होंने पूछा, तुम दोनों दोबारा मेरी बातें कर रहे हो? आइंग ने कहा, वाइपो, आपकी क्या गुड टाइमिंग है।
इसके बाद आइंग और मैं स्प्रिंग से बाहर निकले और हमने एक फ्रेश रोब्स को पहन लिया। आइंग ने बॉशन सरन को चाम दिखाते हुए पूछा, आप इस बारे में क्या सोचती हैं? बॉशन सरन ने पूछा, ये एक स्मार्ट चाम है, लेकिन तुम पहले से ही क्रॉप्स को समन कर सकते हो और बना सकते हो, तो फिर तुम एनिमल्स का यूज़ क्यों कर रहे हो? आइंग ने आंसर दिया, एक एनिमल पर कोई भी शक नहीं कर सकता कि वो इन्फॉर्मेशन पिक करके मुझ तक पहुंचा रहे हैं। बॉशन सरन ने कहा, वेल, तुम पहले से ही नेचर और एनिमल मैनिपुलेशन कर सकते हो। ये वो बेसिक एबिलिटीज़ हैं जो कि ज़्यादातर इमॉर्टल के पास होती है। तुम्हें एक चार्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि तुम पहले से ही एनिमल का यूज़ कर सकते हो। आइंग पाउट बनाते हुए कहता है, मुझे बीज के साथ ये आइडिया पसंद है। बॉशन सरन ने साय किया और आइंग को दिखाया कि वो बिना स्किन को कट या फिर एज्ड किए हुए चार्म का यूज़ अपने स्किन पर कैसे कर सकता है। इसके बाद अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करके लिखने और बॉडी पर अप्लाई करने की ज़रूरत थी। ये बहुत सिंपल और पेनलेस था। मैंने कहा, मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी इस सिंपल चार्म का यूज़ रैबिट पर करूँगा और मैं उन्हें एक स्पाई एनिमल की तरह यूज़ करूँगा। आइंग ने पूछा, सच में? मैंने पूछा, क्यों? क्या तुम्हें मेरे एनिमल के चूज़ करने पर कोई प्रॉब्लम है? आइंग ने कहा, नहीं, लेकिन एक रैबिट घुलने मिलने में कैसे हेल्प कर सकता है? बॉशन सरन ने मुझे डिफेंड करते हुए कहा, ये एक स्पिरिचुअल रैबिट की तरह खेलता है, इसलिए कई लोगों को ये शक नहीं होगा ये वो रैबिट है जिसे तुमने बुलाया था। मैंने कहा, बहुत सारे लोग बनीज को पसंद करते हैं। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर इन रैबिट में से एक रैबिट मैं अपने ब्रदर को दे दूँगा तो हमें कुछ ही सेकंड में लैंडसेट के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। आइंग ने कहा, तुम इतने श्योर कैसे हो कि शिचिंगा बनीज को एक्सेप्ट कर लेंगे? सेक्ट के अंदर एनिमल अलाउ नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम एक बेट लगाना चाहते हो? अगर ब्रदर ने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं बाद में तुम्हें टाई अप कर दूंगा और मैं जो भी चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। आइंग ने कहा, और अगर उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हें एम्पायर स्माइल को पीना होगा और अगले दिन उस एम्बेरसमेंट को फेस करना होगा जो भी तुमने ड्रंक हालत में किया होगा। मैंने कहा, ठीक है, हमारे पास अब एक डील है। क्या तुम अब भी बीज का यूज़ कर रहे हो? आइंग ने कहा, मेरे पास बीज, क्रो और बटरफ्लाइज पहले से ही बनी हुई है। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं टर्न हुआ और मैंने बॉशन सरन से कहा, आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। बॉशन सरन ने कहा, कभी भी, और मुझे यकीन है कि तुम ही जीतोगे। बस उम्मीद करो कि जब रैंगवांग आसपास हो तो बनी सेफ हो। मैंने पूछा, वो बनीज को खाता है? बॉशन सरन ने कहा, वो एक आउल है और आउल स्मॉल क्रीचर्स को खाते हैं, जैसे बनीज, माइस और फिश। आइंग हंसने लगा और उसने कहा, अब तो मैं ही जीतने वाला हूँ। मैंने उसकी तरफ अपनी आंखों को नैरो किया और मैं क्लाउडोसिस के मेन गेट पर टेलीपोर्ट हुआ। कर्फ्यू में अभी भी टाइम था, इसलिए मेरे पास वक्त था। क्योंकि मेरे ब्रदर ने आइंग और मुझे जेट टोकन दिया था, इसलिए हम क्लाउडोसिस के अंदर एंटर कर सकते थे। मैंने अपना जेट टोकन अपने रोप्स में से बाहर निकाला और मैं अंदर आ गया। मैं सीधे अपने ब्रदर के हंशी में आया। ब्रदर ने मुझे अंदर ले जाते हुए पूछा, वांगची, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। ये कहकर मैंने अपने रोप से वाइट
रैबिट को बाहर निकाला। मैंने कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं जानता हूँगा कि एनिमल्स फोबिडियन है, लेकिन मुझे पता चला कि ये एक स्पिरिचुअल रैबिट था और मैं चाहता था कि ये आपके पास हो। ब्रदर ने पहले मेरी तरफ और फिर रैबिट की तरफ देखते हुए पूछा, सच में तुम इसे अपने लिए नहीं चाहते हो? मैंने कहा, इसी की तरह मेरे पास बहुत सारे हैं, तो क्यों ना मैं अपने गाँव के साथ एक शेयर करूं? ब्रदर ने स्माइल करते हुए पूछा, तुम अक्सर मुझे गग्गा नहीं कहते हो। किसी को शक होगा कि तुम कुछ कर रहे हो और तुम मुझसे कुछ चाहते हो। मैंने जाते हुए कहा, ठीक है, अगर आप इसे नहीं चाहते तो। इतने में ही मैंने शाय करने की आवाज़ सुनी और ब्रदर ने कहा, मैं इसे लूँगा। मैं उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें रैबिट को हैंड ओवर कर दिया। मैंने कहा, ये एक मेल है बाय द वे, और रेंगवांग। इतने में ही ब्रदर ने कहा, डोंट वरी, मैंने रेंगवांग को नोटिस किया है कि वो सिर्फ फ़िश खाता है, इसलिए ये बनी सेफ है। फिर ब्रदर ने रैबिट की तरफ देखते हुए कहा, मेल? हाँ। मैंने पूछा, क्या आप इसे नाम देने जा रहे हैं? ब्रदर ने सजेस्ट करते हुए कहा, फुलिन। फुलिन का चाइनीज़ में मतलब होता है ब्लेसिंग अराइव। मैंने कहा, फुलिन? सुनने में अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैंने बजिंग की आवाज़ सुनी और मैंने एक बीस को देखा जो कि मेरे शोल्डर पर लैंड हुई। मैंने विस्पर्ट करते हुए कहा, आइंग। ब्रदर ने पूछा, हाँ? मैंने कहा, कुछ नहीं। ब्रदर ने कहा, तुम इस बात पर गुस्सा नहीं हो कि एक बीस तुम्हारे शोल्डर पे है? नॉर्मली इनके बजिंग की आवाज़ से ही तुम्हें गुस्सा आ जाता है। मैंने उन्हें बताया, आइंग ने एक न्यू चार्म को सीखा है और वो बी का यूज़ कर रहा है स्पाई के थ्रू। ब्रदर ने पूछा, और तुम्हारे पास सेम चार्म नहीं है? मैंने कहा, नहीं। अगर आइंग ऐसा करना चाहता है तो मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? मैंने अपने मन में सोचा, झूठ बोलने की शुरुआत अब आसान हो गई है जब से मैं सेक्ट से बाहर हूँ। ब्रदर ने पूछा, तो उसने 20 को ही क्यों चुना? मैंने कहा, आइंग ने बताया था कि वो बहुत क्यूट होते हैं और हार्मलेस होते हैं। इसके बाद मैंने अपने फिंगर को आगे किया और वो 20 मेरे फिंगर पर बैठ गई। इसके बाद आइंग अचानक से अपेयर हुआ और उसने कहा, आजान, तुम बहुत अच्छे से झूठ बोलना सीख चुके हो। मैंने शाय करते हुए पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आइंग ने कहा, शिचिनगा, ये बनी आजान का स्पाई है। ब्रदर ने अपने आर्म्स में बनी को देखा और वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, क्या मेरा बेबी ब्रदर चाहता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं? ब्रदर ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा, मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए आइंग को देखा और मैंने उससे कहा, मैं बस अपने गाँव के बारे में सोच रहा हूँ। आइंग अपना माउथ ओपन और क्लोज करने लगा। वो बहुत शॉक था। उसने कहा, तुम ये चीटिंग कर रहे हो? ब्रदर ने बनी को अपने फेस की तरफ फिलअप करते हुए पूछा, क्यों? मैं इस लिटिल गाय को रखने के लिए बहुत खुश हूँ। उन्होंने बनी से पूछा, हे फुलिन, क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो? उस बनी ने अपने नोज़ को ब्रदर की चेस्ट पर पुल किया। इतने में ब्रदर ने कहा, देखो, मैं इसे अपने पास रखूँगा और ये भी रहना चाहता है। अगर इसे रखने से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा वांगजी, तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। मैं ऐसा करने से मना कैसे कर सकता हूँ? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू गा। ब्रदर ने कहा, लेट हो रहा है, क्या तुम दोनों घर जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ, हम बस क्विक टेलीपोर्ट होंगे और कुछ ही सेकंड में अपने घर पर वापस होंगे। ब्रदर ने कहा, ठीक है। इसके बाद मैंने और आइंग ने नोट किया और हम वापस अपने घर पर टेलीपोर्ट हो गए। मैंने आइंग की तरफ देखकर कहा, तो मैं जीत गया। आइंग ने शाय किया और उसने कहा, हाँ, मैं
रोप लेने के लिए जा रहा हूँ। मैंने उसे रूम से बाहर जाते हुए देखा और मैं हंसने लगा। सच कहूँ तो इस रिलैक्स को फील करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि एक बार जिन गौंगियों से मैं डील कर लूँ, फिर हमारी ये पीसफुल लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। आइंग ने सुबह का ज़्यादातर वक्त वार्म स्प्रिंग में बिताया। हो सकता है कि लास्ट नाइट मैं उसके साथ थोड़ा सा रफ था, लेकिन वही था जो मुझसे और की डिमांड कर रहा था। रोप से बांधने की वजह से उसके हाथ और पैरों पर निशान पड़ गए थे, मानो जैसे वो हिस्सा जल गया हो। इसलिए मैंने उसके स्प्रिंग से बाहर आने के बाद उसके लिए ऑइंटमेंट प्रिपेयर किया। जब वो अंदर आया तो मैंने उसे बेड पर रिलैक्स करने दिया। पहले मैंने उसके आर्म्स और लेग पर ऑइंटमेंट को अप्लाई किया। वो दर्द में था और मेरे लिए उसके पास ऑइंटमेंट था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अपने स्टमक पर सो सकते हो? उसने पूछा, क्यों? मैंने उसे बताया, ताकि मैं इसे तुम्हारे लिए अप्लाई कर सकूं। आइंग ने टीस करते हुए कहा, अगर तुम मुझ पर उंगली उठाना चाहते हो तो बस कह दो। मैं उसके फेस के पास लीन हुआ और मैंने उसके ईयर में विस्पर्ट करते हुए कहा, क्या तुम मुझे इस स्टेट में टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो? उसने आर्गुमेंट करते हुए कहा, तुम वही हो जिसने मुझे इस तरह से बनाया है। मैंने ऑइंटमेंट को अपने फिंगर पर रखते हुए कहा, वो तुम थे जो और के लिए बैक कर रहे थे। मैंने उसे उसके स्टमक पर रोल करते हुए देखा और अपने फिंगर को उसके अंदर डाला। मैंने एक सॉफ्ट मोन सुना। मैं मुस्कुराया जब मैंने उसके ग्रिप को ब्लैंकेट पे देखा। मैंने उससे कहा, ये प्लेजर के लिए नहीं है। उसने डीप ब्रेथ लेते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो, और उसने पर्पसली मौन किया। मैंने कहा, रात के रफ सेक्स के बाद मैं अपने हस्बैंड का ध्यान रखना हूँ। तुम्हारे पार्टनर के तौर पे मैं बस अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। क्या तुम दर्द में रहना चाहते हो? मैंने देखा कि वो बोलने में हेजिटेट कर रहा था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसे दर्द सहने की आदत है। मैंने कहा, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अब अपने दर्द को मुझसे छुपाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मुझे लगता है शायद तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हें दर्द में देखना और तुम्हें उस दर्द को सहते हुए देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आइंग ने शाय किया और कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे पेन को टॉलरेंस करने की सहनशीलता मुझ में बहुत ज़्यादा है। मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया कि मेरे गोल्डन कोर के जाने के बाद मैं हमेशा दर्द में रहता था। जब मैं वेंस के साथ माउंट्स में था तब वेंचिंग ने मुझे चेक किया और कहा, इसलिए मेरी बॉडी वीक हो गई थी। मेरी बॉडी कभी भी प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाई। उन सभी ब्रोकन बोन्स का तो जिक्र ही नहीं है जो माउंट से नीचे फेंकने की वजह से मुझे झेलनी पड़ी थी। मैंने ऑइंटमेंट को अप्लाई करना फिनिश किया और उसके बाद उसके पास बैठने से पहले मैंने अपने हाथ को क्लीन किया। मैंने उसे बताया, जैसा कि मैंने तुमसे कहा है, तुम अब से मुझे सब कुछ बताओगे। वैसे मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे इस बारे में बताओगे। आइंग ने शाय किया और कहा, हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद वो ड्रेसअप हुआ। उसने कंटिन्यू करते हुए कहा, मैंने सोचा कि शायद अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो सब बता दूँ जो तुम्हें जानना चाहिए। मैं अब तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि जब मुझे दर्द हो तो मैं तुम्हें बताऊँ तो मैं ज़रूर बताऊँगा। अगर तुम कुछ भी जानना चाहते हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो और मैं जवाब दूंगा। मैंने कहा,
अगर तुम अनकंफर्टेबल हो या फिर तुम्हारा जवाब देने की इच्छा ना हो तो तुम्हें यह हक है कि तुम उसे इग्नोर कर सकते हो। वो मुड़ा और उसने मेरे लैब की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, क्या मैं बैठ सकता हूँ? मैंने स्माइल किया और उसको अपने लैब पर पुल किया। मैंने उससे कहा, तुम हमेशा यहाँ बैठ सकते हो। उसने बोलने से पहले मेरे जॉ पर किस किया और उसने कहा, ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ जो पहले से तुम नहीं जानते होंगे। मैंने पूछा, वेल, जब तुमने पहली बार रिसेंटफुल एनर्जी को यूज़ किया था तो क्या इसमें तुम्हें बहुत हर्ट हुआ था? क्या इसने तुम्हें नुकसान पहुँचाया था? क्या उसे यूज़ करना पेनफुल था? वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। उस आई ने कहा, हाँ, बहुत हद तक। रिसेंटफुल एनर्जी हमेशा कोल्ड रहती थी। बिना कोर के मैं कंस्टेंटली कोल्ड था। कई बार मैंने ऐसा भी सोचा कि मेरे फिंगर फ्रीज हो गए। अगर मैं रिसेंटमेंट का स्मॉल अमाउंट यूज़ करता था तो वो हार्मफुल नहीं होता था। मैं सनशॉट कैंपन में गया और मैं कुछ दिन तक अनकॉन्शियस था। मैंने इस एनर्जी का लार्ज अमाउंट का यूज़ किया था। यिन हुफू ने मेरी इसमें मदद की थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला जब मैं अपने टेंट में वापस आया और मैं अकेला था कि मैं ब्लड का कफ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी एनर्जी का यूज़ किया था। इसके बाद मैं फिर से इंजर्ड होने के लिए बहुत ज़्यादा ही हर्ट फील कर रहा था। मैंने पूछा, तुमने कभी भी किसी को नहीं पता चलने दिया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? उसने अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, जियांग के साथ बड़े होने के साथ ही मैंने ये सीख लिया, मुझे मेरे इंजरीज़ को कवर करने की ज़रूरत है बिना एक्स्ट्रा एड के। जब मैं सेक्ट में पहुंचा तब मैडम यू ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। सेक्ट लीडर जियांग फेंगमिया मुझे अडॉप्ट करना चाहते थे और वो हमेशा कहते थे कि मैं उनका अडॉप्टेड सन हूँ, लेकिन ये कभी भी मैडम यू की वजह से ऑफिशियली नहीं हो पाया। बाद में मुझे ये पता चला कि मैं बस जैंग चैंग और शीजे के लिए उनका शील्ड था। शीजे का मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वो कल्टीवेट नहीं करना चाहती थी, लेकिन जैंग चैंग, मुझे उसका इंतज़ार करना पड़ा एंड तक। मैं जब भी जैंग चैंग से कुछ भी पहले अचीव कर लेता या फिर किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता तो मैडम यू मुझ पर चिल्लाती और मुझे व्हिप से मारती। मैंने पूछा, जीडियन? उसने नोट किया और शाय करते हुए कहा, मेरी बॉडी को किसी तरह उस व्हिप की आदत पड़ गई। वांग लियांगजाओ मैडम यू को मैनिपुलेट करती रही ताकि वो मुझे व्हिप से पनिश करे। ये कहकर कि मैंने वेंचाओ का सॉर्ड चुराया है और मैंने उसे बहुत बार ह्यूमिलेट किया है। वो कंपैशन चाहती थी। बहुत सारे व्हिप को रिसीव करने के बाद वांग लियांगजाओ ने मैडम यू से रिक्वेस्ट किया कि वो मेरे राइट हैंड को कट कर दे। ये सुनते ही मैडम यू को गुस्सा आ गया और वो उस पर बरस पड़ी। थोड़ी देर बाद उन्होंने उस पर गुस्से का भी ब्लेम मुझ पर ही लगाया। आइंग ने मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या इसमें सच में मेरी गलती थी? मैंने कहा, नहीं, तुम बस एक बहाना थे, कोई वजह नहीं। वन सेक्ट ने दूसरे सेक्ट पर घात लगा रखा था और वो ये नायरन की वजह से था, क्योंकि वो सब एक दूसरे को मैसेज भेजना चाहते थे। अगर वो तुम्हें ब्लेम कर रही थी तो ये करना बिल्कुल गलत था। तुम जियांग के एक्शन के लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। तुम सिर्फ खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनके लिए नहीं। उसने नोट किया और उसने अपने आर्म्स को मेरे अराउंड रैप्ट किया। उसने कहा, मैंने इतना सारा वक्त गिल्ट में गुजार दिया। जैंग चैंग ने मुझे उसके पेरेंट्स की डेथ के लिए ब्लेम किया, यहाँ तक कि उसने शीजे के डेथ के लिए भी मुझे ब्लेम किया। मैंने उसे बताया, तुम्हारी शीजे ने तुम्हारे लिए एक सॉर्ड को रखा था और ये उनकी खुद की चॉइस थी। जांग वायन
हमेशा हर चीज़ के लिए तुम्हें ब्लेम करता था, भले ही उसमें तुम्हारी गलती हो या फिर नहीं। वो बिल्कुल अपने मदर के जैसा ही है। उसने कहा, या तुमने सही कहा, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। मैंने उसे बताया, मुझसे बात करने के लिए थैंक यू, मैं हमेशा यहाँ तुम्हें सुनने के लिए हूँ। उसने कहा, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा मुझ पर यकीन करता है और मुझसे प्यार करता है। मैंने कहा, फिर मैंने उसे किस किया और कहा, ये मेरा आइंग है और मैं हमेशा तुम्हारे साइड पर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।